नमस्कार मेरी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024, जिसके लिए हम उत्कर्ष क्लासेस के मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये, जो अलग पार्ट में हम देखेंगे। संपूर्ण प्रैक्टिस सेट को 150 क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेन सहित। पीडीएफ इस मॉडल पेपर के आपको प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। आज की ये क्लास लगेगी वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित हम देखेंगे। खंड 1 आपके जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 उत्कर्ष क्लासेस का खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। किस अवस्था में बच्चों में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है? अवस्था आपको बतानी है। बच्चों में जो अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है, ये आपको बताना है। बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में। क्या होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बच्चों में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण कब हो जाती है? अस्थिकरण यानी हड्डियां हैं वो, उनका विकास हो जाता है, वो अस्थिकरण कहलाएगा। ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। बच्चों जो बच्चे होते हैं उनमें अस्थिकरण का प्रारंभ शिशुअवस्था के अंत में शुरू हो जाता है, और बाल्यावस्था के दौरान हड्डियों का अस्थिकरण भी काफी तेजी से होता है, और किशोरावस्था तक आते आते बच्चों का अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं हो सकता? यानी अधिगम पठार यानी अधिगम रुक जाता है, उसका कारण कौन सा नहीं है इनमें से? थकान, सुदृढ़ीकरण, हतोत्साहित, अप्रोत्साहित। दो का ऑप्शन बी होगा, सुदृढ़ीकरण के कारण अधिगम का पठार है वो नहीं हो सकता। अधिगम का पठार तब बनता है जब कोई व्यक्ति है वो सीखना बंद कर देता है। यह रुचि की कमी भी हो सकती है, इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है, शरीर अनुपालन में विफलता हो सकती है, थकान, विध्वंस, हतोत्साह, ये सारे कारण हैं जो अधिगम के पठार के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अधिगम पठार पर जाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों की रुचि पहचान करने, आवश्यकता पड़ने पर सुदृढ़ीकरण प्रदान करना, और कौशल के सभी हिस्सों पर जोर देने के लिए जो अभ्यास विधियाँ होती हैं उनकी आवश्यकता होती है, तरह तरह की अभ्यास विधियों की। इसलिए जो सुदृढ़ीकरण है वो अधिगम पठार का कारण वो नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अस्थिरता अस्थिरता, भावनात्मकता और अप्रत्याशितता निम्न चरणों में से किसकी सामान्य विशेषता है? बुढ़ापा की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, शिशुअवस्था की। अस्थिरता, भावनात्मकता और अप्रत्याशितता है वो किशोरावस्था की विशेषता है। ये सारी ये जीवन का सबसे कठिन काल, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था मानी जाती है। किशोर भावनात्मक रूप से अस्थिर और अप्रत्याशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किशोरों में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं उनकी तीव्रता है वो किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या के कारण, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, इन सभी कारणों से किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट हो जाती है। आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो उदाहरण किसका है? रीट लेवल 1 वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है। हूबहू आपके लेवल का उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार किया गया। आर्मी बीटा परीक्षण उदाहरण किसका माना जाता है? व्यक्तिगत मौखिक बुद्धि परीक्षण का, सामूहिक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण का, सामूहिक मौखिक बुद्धि परीक्षण का, या कोई नहीं। ऑप्शन बी, सामूहिक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण का आर्मी बीटा परीक्षण है वो उदाहरण है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ क्या है? उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती, या अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीखता, इसका मतलब है कि अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जैविक सीमा का मतलब हुआ कि उस जो प्राणी है व्यवहार को अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से सीख नहीं सकता। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? इनमें से मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, सामाजिक, द्विभाषापन देखने वाला। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसका लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी, द्विभाषापन देखने वाला, यानी दिन में जो सपन देखने वाले हैं वो इसका लक्षण नहीं है। इसके अलावा
इसमें बहिर्मुखी का मतलब होता है कि जो व्यक्तित्व के लक्षण हैं वो बाह्य रूप से प्रकट हो जाते हैं। स्वभाव, अभिवृत्तियाँ जो भी है, सामाजिक हो गया, मिलनसार, नेतृत्व, स्वभाव, आचार, यथार्थवादी, ये सारे बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता मानी जाती है। लेकिन जो दिवास्वप्न देखने वाला व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता मानी जाती है। 8वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अपने संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है या वह उसमें रहकर किस प्रकार व्यवहार करता है, इस संबंध में उसके लक्षण विधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पष्ट, अनेकार्थी, असंरचित उद्दीपक विषयों अथवा स्थितियों का उपयोग करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपी तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, आत्मनिष्ठ तकनीक है या कोई नहीं? ऑप्शन ए करेक्ट है, वो प्रक्षेपी तकनीक कहलाएगा। प्रक्षेपी तकनीक या विधियाँ क्या होती हैं कि इन विधियों का प्रयोग व्यक्ति के जो अचेतन और अचेतन मन है उसमें दमिता और जो अतृप्त इच्छाएं हैं, कुंठा है, उनका अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपी तकनीक विधि का प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षणों में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट और असंगठित उद्दीपक या परिस्थिति दी जाती है। फिर ऐसे उद्दीपक या परिस्थिति के प्रति व्यक्ति कुछ अनुक्रिया करेगा और इन अनुक्रियाओं के सहारे जो व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती है उनका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, ये सभी। ऑप्शन डी, ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र माने जाते हैं। शारीरिक रचना व स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, लिंग भेद, बुद्धि, इसके अलावा अभिवृत्ति और अभिक्षमताएं, उपलब्धि संबंधित विभिन्नताएं, ये सारे व्यक्तिगत विभिन्नता के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन है वो पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी, ये सभी है वो जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है उसकी धारा 24 है, उसके अंतर्गत ये सारे शिक्षक के दायित्व है वो निर्धारित किए हैं। धारा 24 शिक्षकों के दायित्व निर्धारित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। दायित्व या कर्तव्य है शिक्षक के, जिसमें पहला विद्यालय में उपस्थित आने में नियमितता रखना, समय का पालन करना, पाठ्यक्रम का संचालन करना और उनको पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना। इसके अलावा प्रत्येक बालक की जो शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य है उसका निर्धारण करना और अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि हो तो वो जोड़ना। इसके अलावा बच्चों के माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठ के करना और उन्हें बालक की उपस्थिति और शैक्षिक प्रगति के बारे में अवगत कराना। इसके अलावा ऐसे कर्तव्य जिनका जो भी विहित किए जाए वो संपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना, ये धारा 24 शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें उल्लेखित है शिक्षकों के दायित्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से असम्मिलित युग्म कौन सा है इसमें से? द ग्रेट डिटेक्टिव जॉन कम्युनिस्ट की पुस्तक है, एडल्सन स्टैंडर्ड हॉल की है, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जीन पियाजे की है, द फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कॉलबर्ग। इनमें से असम्मिलित कौन सी बुक है? ऑप्शन नंबर सी, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये जीन पियाजे की नहीं है, ये कॉलबर्ग की है। और द फिलोसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ये भी कॉलबर्ग की है। बाकी सब है उसमें ये भी कॉलबर्ग की, ये भी कॉलबर्ग की, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व का जो पंचकारक मॉडल है वो कब दिया गया? 1984 को, 1985 को, 1986 को, 1987 को? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1985 को व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल दिया गया। किसके द्वारा? कोस्टा व मैकरे के द्वारा 1985 में। इसमें 5 सील गुणी आयाम बताएं, जिसमें स्नायु विकृति, बहिर्मुखता, अनुभूतियों का खुलापन, समझौतावादी और कर्तव्य निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिए? अभिप्रेरणा के वह सिद्धांत जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा दिए गए। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत, अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत या ए वैसी दोनों? ऑप्शन डी होगा, दोनों ए वैसी। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत भी इनका है हर्जबर्ग का, और अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत भी फ्रेडरिक हर्जबर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प, औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या वयस्क अवस्था में? ये सारी है वो बाल्यावस्था में शिक्षा ऐसी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से बॉर्बिडॉल प्रयोग किस सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित है? आलस्य, मूर्खता, आक्रामकता, निस्तबद्धता? 15 का ऑप्शन सी होगा, आक्रामकता पर। बॉर्बिडॉल पर प्रयोग करने वाले थे अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी दिया। उन्होंने ये प्रयोग आक्रामक सामाजिक व्यवहार पर प्रयोग किया था।
इस प्रयोग में बांडुरा ने कहा कि बच्चे दूसरे के कार्यों को देखकर और उनकी नकल करके आक्रामक व्यवहार वो सीख सकते हैं, यानी परीक्षण द्वारा सीखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि रचनात्मकता से संबंधित बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम आ चुका है क्वेश्चन। रचनात्मकता का संबंध औपचारिक चिंतन से है, अभिचारिक से है, प्रतिरूपण से या अनुकरण से? ऑप्शन ए औपचारिक चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भावनात्मक विरेचन शब्द का अर्थ क्या है? भावनात्मक विरेचन शब्द इसका अर्थ क्या? अत्यधिक उदास महसूस करना, भावनाओं का दमन, भावनात्मक दमन को बाहर लाना या भावनात्मक दमन को सहन की क्षमता बढ़ाना? ऑप्शन सी भावनात्मक दमन को बाहर लाना। भावनात्मक विरेचन, विरेचन है वो भावना का शुद्धिकरण होता है, इसमें दया, भय और कला इनके माध्यम से वो बाहर निकलता है। विरेचन वह प्रक्रिया मानी जाती है, भावनात्मक विरेचन, जिसमें हमारी भावनाएं वो असली रूप में प्रकट हो जाती है, यानी बाहर आ जाती। 18वां क्वेश्चन प्रथम के लिए उत्कर्ष क्लास के रीड मॉडल पेपर से हैं, उत्कर्ष क्लासेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यदि कोई बच्चा अंग्रेजी में अधिगम विकलांगता का सामना कर रहा है तो निम्न में से कौन सी विकलांगता का उपयोग करने के लिए उपयुक्त परीक्षा होगी? नैदानिक, स्क्रीनिंग, उपलब्धि या योग्यता? ऑप्शन ए नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण का उपयोग शिक्षक द्वारा एक बच्चे के जो अंग्रेजी में सामना की गई अधिगम विकलांगता होती है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आनुवांशिक बीमारियां हैं, वो किस प्रकार होती है उनके बारे में पता करना है, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलान करना है। डाउन संलक्षण है, इसे ट्रिजोमी 21 कहा जाता है, यानी बी में। इसमें ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, इसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। और टर्नर संलक्षण है, ये केवल महिलाओं में पाया जाता है, जिनमें गुणसूत्र के जो 23वें जोड़े हैं उसमें केवल एक गुणसूत्र ही होगा 23वें जोड़े में, इसे मोनोजोमिक 23 कहा जाता है। टर्नर संलक्षण मोनोजोमिक 23 महिलाओं के गुणसूत्र में है। क्लाइनफेल्टर संलक्षण है, इसमें गुणसूत्र के जो 23वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है, इसे ट्रिजोमी 23 कहा जाता है। ट्रिजोमी 21 गुणसूत्र के 21वें जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण, और टर्नर संलक्षण महिलाओं में, जिसमें जो 23वां जोड़ा होता है केवल एक गुणसूत्र एक्स ही होता है। और क्लाइनफेल्टर संलक्षण, ये 23 जोड़े में एक अतिरिक्त और गुणसूत्र है वो जुड़ जाता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक सत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? इनमें से वह सिद्धांत जो अधिगम के संज्ञानात्मक सत्र से संबंधित नहीं है, वो सिद्धांत है ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यह है अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत है, बाकी सारे सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सत्र से संबंधित है, जिसमें अंतर्दृष्टि सूर्य सिद्धांत कॉलर कॉपका वर्दिमर का, चिन्ह अधिगम सिद्धांत है टॉलमैन का है, तलद्रुप अधिगम सिद्धांत है कोटलेविन का, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बांडुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत है? इनमें से वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पहचान करनी है। विकास एक प्रतिमान का अनुकरण कभी नहीं करता है, ये सिद्धांत है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, और विकास का प्रसार है वो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की और होता है। तो ये सिद्धांत है 3, 2, 3, 4, यानी कि इसका करेक्ट होगा 21 का ऑप्शन डी। विकास के सिद्धांत, जिसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत आता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आता है, एकीकरण का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की और क्रम का सिद्धांत है, सतत विकास का सिद्धांत है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत है, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत है। इसके अलावा सिपेलोकोडल है, प्रोक्सिमो डिस्टल है, यानी केंद्र से सिरों की ओर और सिर से पैर की ओर, ये सारे सिद्धांत है विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 वाले पियाजे के अनुसार किस अवस्था में प्रवेश करते समय बच्चे है वो अहम केंद्रित नहीं रह जाते हैं? स्वयंदिपेशी अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? वह इसका ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रित बच्चे नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, इसका क्या अर्थ है? सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, इसका अर्थ है कि सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन या अचेतन रूप में प्रभावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं और यदि एक टेबल में भी 4 पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है, इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है? ये तर्क कौन सा तर्क कहलाएगा? ये निगमनात्मक तर्क कहलाएगा। इसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियम और तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, वो निगमन तर्क होता है। जैसे ये सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं तो ये एक नियम निकल गया, फिर इसके आधार पर फिर उदाहरण दिया गया है। नियम से उदाहरण की ओर निगमन तर्क होता है और आगमन तर्क होता है, वो उदाहरण से नियम की ओर चलता है। 25वां क्वेश्चन, शेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी एस्टोमॉर्फी है, वो शेल्डन के अनुसार नहीं है। शेल्डन ने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें एंडोमॉर्फी यानी गोलाकार होता है, मेसोमॉर्फी आयताकार और एक्टोमॉर्फी लंबाकार होता है। एस्टोमॉर्फी शेल्डन के व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, बाकी के ये 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार मानव का वह आवेगी एवं अचेतन अंश जो मूल प्रवृत्तिक अंतर्नोदों के परितोषण की ओर सुख एप्सा सिद्धांत के माध्यम से क्रियाशील होता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? इदम कहलाता है। इदम जो मूल प्रवृत्तियों का भंडार माना जाता है फ्राइड के अनुसार, और यह आनंद या सुख के सिद्धांत से यह संचालित होता है और यह पूर्ण अचेतन माइंड में होता है। यह ज़्यादातर छोटे शिशुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अवांछित प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकार करके ठीक उसके विपरीत शील गुणों को विकसित करना जो उसके मौलिक अभिप्रेरणा को छिपा लेता है, एक ऐसा रक्षा प्रक्रम यानी डिफेंस मैकेनिज्म है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिस्थापन कहा जाता है, तो उसे प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है? यानी रिएक्शन फॉर्मेशन। इसका तात्पर्य जो इच्छा होती है वो बिल्कुल विपरीत व्यवहार, अंतरिंद इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार हो जाता है। यानी अवांछित प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकार करके ठीक उसके विपरीत शील गुणों को विकसित करना जो उसकी मौलिक अभिप्रेरणा को छिपा लेता है, जैसे बगुला भगत होना उदाहरण के लिए। 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके CDP का बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सी है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन कार्य इसमें किया जाता है, ये सही नहीं है। ये अध्यापकों और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन थे CDP के बाल विकास शिक्षा शास्त्र के, वो भी एक्सप्लेन सहित हमने देखे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। ये पार्ट 1 था, बाकी खंड 2 आपके लैंग्वेज से जुड़ा हुआ और आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए पार्ट है, वो पार्ट 2 पार्ट 3 उसका वेट कीजिए, कल अपलोड हो जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, इसके बाकी के जो 3 मॉडल पेपर वो जरूर देखिएगा और ये संपूर्ण मॉडल पेपर भी कल तक अपलोड हो जाएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।